नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका आज हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 में बोलते हैं विच स्क्रिप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन साउदर्न इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका। तो बोलते हैं कि अशोक के समय में दक्षिण भारत में कौन सी लिपि चलाई गई थी। देखो, अशोक के कार्यकाल के दौरान जो दक्षिण भारत में लिपि चलाई गई थी वो कौन सी लिपि थी? वो थी ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ब्राह्मी लिपि चलाई गई अशोक के कार्यकाल के दौरान। अशोक के बारे में पेपर में क्वेश्चन लगभग देखने को मिल ही जाता है। तो अशोक के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? देखो, अशोक को जो है वो देव नाम प्रिय भी जो था वो कहा जाता था। पहला क्वेश्चन ये बनता है, ये आपने ध्यान रखना है। अशोक ने जो था वो बौद्ध धर्म को अपनाया था, ये आपको पता है। तो बौद्ध धर्म की जो शिक्षा दीक्षा इसने प्राप्त की थी वो किसके प्रभाव में आकर ली थी, किसके अंतर्गत ली थी? तो उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु थे, इन्होंने जो था इनको ये बौद्ध शिक्षा जो था वो प्रदान करवाई थी। इनका नाम ध्यान रखना है उपगुप्त का। और आपने ध्यान रखना है कि कलिंग का युद्ध जो है वो अशोक के कार्यकाल के दौरान हुआ था और 261 ईस्वी पूर्व जो था ये कलिंग का युद्ध हुआ था। ये आपने ध्यान रखना है, कलिंग का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपने क्या चीज़ें यहाँ से ध्यान रखनी है, अशोक के कुछ शिलालेख थे जो अलग अलग विषयों के बारे में बताते थे, अलग अलग तथ्यों से संबंधित थे। जैसे कि इसका पहला जो अभिलेख था या शिलालेख था, ये शिलालेख निंदा करता था पशु बलि की। अशोक का 11वें नंबर का जो शिलालेख था उसी तरह ये जो था ये बात करता था, इसकी जो धम्म की नीति थी, धम्म की नीति की व्याख्या यहाँ पर की गई है। ये जो कलिंग का युद्ध हमने पढ़ा, इसका वर्णन जो है वो अशोक के 13वें अभिलेख में लिखा गया है। तो ये बेसिक चीज़ें यहाँ से ध्यान रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर क्वेश्चन। 122 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ कालिदास। तो इनमें से बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास का कार्य नहीं है, कालिदास की रचना नहीं है। कालिदास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? वो है सांख्य कारिका। सांख्य कारिका जो है वो कालिदास की रचना नहीं है। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब यहाँ से भी हम जान सकते हैं, पहले तो हम कालिदास के बारे में कुछ जान सकते हैं और उसके बाद बाकी मिलते जुलते क्वेश्चन जो है यहाँ से देखेंगे। तो कालिदास की अगर हम बात करें तो कालिदास के बारे में आपने क्या ध्यान रखना है कि कालिदास जो था वो किसके कार्यकाल के दौरान हुआ करता था? तो कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कार्यकाल के दौरान हुआ करता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास के कार्यों में क्या क्या कार्य आते हैं? इसके कार्यों में कुमार संभवम आता है, मेघदूतम आता है, रघुवंशम आता है। ये सारे कालिदास के कार्य हैं। और ये जो सांख्य कारिका, ये जो ग्रंथ आप कह लीजिए, इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की गई थी ईश्वर कृष्ण के द्वारा। ईश्वर कृष्ण ने इसकी रचना की थी। 123 देखिए, यहाँ पर बोलते हैं अश्वघोष वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ। तो अश्वघोष बोलते हैं किसके समकालीन थे? अगर हम अश्वघोष की बात करें कि ये किसके समकालीन थे तो ये कनिष्क के समकालीन थे। 123 का ऑप्शन बी सही आंसर है, कनिष्क। और देखो, जो यहाँ से आपको पता है कि कनिष्क से जो है आप परिचित हैं, अगर आप वीडियोस देखते हैं तो कनिष्क से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। कनिष्क एक कुषाण शासक था, कनिष्क। और कनिष्क ने जो था वो शक संवत की जो था वो शुरुआत भी की थी। शक संवत के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि प्रेजेंट टाइम में हमारी जो सरकार है, भारत सरकार, इसके द्वारा ये प्रयोग में लाया जाता है, ये आपको पता चला। और दूसरा आपने ध्यान रखना है कि कनिष्क ने जो था वो अपनी राजधानी जो था वो पेशावर में बनाई थी पहली, और दूसरी राजधानी इसने मथुरा में बनाई थी। इसके कार्यकाल के दौरान अश्वघोष के अलावा कौन कौन हुआ करते थे? नागार्जुन हुआ करते थे, चरक हुआ करते थे, वसुमित्र हुआ करते थे। ऐसे ऐसे विद्वान इसके कार्यकाल के दौरान हुए, तो ये फेमस रहा। और कुषाण, अगर हम वंश की बात करें तो कुषाण वंश में एक कुजुल कडफिसस था। इसका मतलब आप कह लीजिए कि प्रथम शासक ही आप कह लीजिए, ये इसका हुआ करता था, कुजुल कडफिसस। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने कुषाण कनिष्क से मिलते जुलते याद रखने हैं। 124 क्वेश्चन में बोलते हैं द ओनली इंडियन मुस्लिम टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड वॉज। तो बोलते हैं सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला एकमात्र भारतीय मुस्लिम कौन था? तो ये कौन सा था? ये था रायन। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। रायन जो था, आपने ध्यान रखना है कि सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला एकमात्र भारतीय मुसलमान था।
तो रायन का नाम थोड़ा सा नया भी है और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, तो ये दोनों ही चीज़ें आप यहाँ से ध्यान रखिए। और बाकी हम ज़्यादा यहाँ से डिस्कस भी नहीं करेंगे क्योंकि ये एकमात्र क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर में कोई डाउट मत रखिएगा, मैं आंसर आपको एज पर फाइनल आंसर की ही बता रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा डाउट मत रखना। 125 क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं शिवाजी नेवल फ्लीट वॉज स्टेशन एट, तो बोलते हैं शिवाजी की जो नौसेना का बेड़ा था वो कहाँ पर तैनात किया गया था। शिवाजी की जो नौसेना थी उसका बेड़ा कहाँ पर तैनात किया गया था, कोलाबा में जो था वो तैनात किया गया था। कोलाबा, ऑप्शन डी सही आंसर है, कोलाबा। शिवाजी के बारे में हमने बहुत कम क्वेश्चंस पढ़े हैं, तो आज थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर आपको ऐसे भी जानना ज़रूरी है कि शिवाजी ने मुगल व्यापारियों के जो जहाज़ थे उनको लूटने और समुद्री लुटेरों की जांच के लिए जो था एक बेड़ा बना कर रखा था। इस बेड़े को उसने कोलाबा में स्थापित करके रखा था। तो इसका काम पता चल गया ना आपको कि ये जो व्यापारी जहाज आते थे मुगलों के, उनको लूट लेना या फिर समुद्र में जो लुटेरे होते हैं उनकी जांच करना जो था वो इनका प्रमुख उद्देश्य था। तो ये ध्यान रखिए, पहले तो ये पता चला। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि शिवाजी का जन्म जो था वो सिवनेर के किले में हुआ था। 1627 में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम था जीजाबाई। इनकी माता का नाम पूछा जाता है। पिता का नाम तो आपको पता है कि शाहजी भोंसले पिता का नाम था, परंतु माता का नाम जरूर ध्यान रखना कि क्या था। और 1654 में इन्होंने जो था पुरंदर का किला जो था वो जीत लिया था। तो पुरंदर का किला जीता था इन्होंने 1654 में। और पुरंदर की संधि भी बाद में चलकर हुई, वो 1665 में हुई थी। 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। इनके कार्यकाल के दौरान अष्टप्रधान हुए। एक तो नवरत्न आप अलग से पढ़ते हैं, परंतु अष्टप्रधान अगर आपसे पूछा जाए तो वो शिवाजी के कार्यकाल के दौरान हुए। इसमें पेशवा आते थे, अमात्य आते थे, इसमें सुरनवीस आते थे, वाकिया नवीस आते थे, दवीर आते थे, सरे नौबत आते थे, पंडित राव आते थे, न्यायाधीश आते थे। तो ये 8 आपने अष्टप्रधान आपने ध्यान रखने हैं शिवाजी के कार्यकाल के दौरान हुए। इसमें से प्रधानमंत्री का जो कार्यभार देखा जाता था वो प्रधानमंत्री का रोल प्ले किया जाता था पेशवा के द्वारा, और जो राजस्व मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर कह लीजिए अमात्य के द्वारा ये रोल प्ले किया जाता था। इसी तरह विदेश मंत्री या सुमंत आप कह लीजिए ये रोल प्ले किया जाता था दवीर के द्वारा। और न्यायाधीश का तो आपको नाम से पता चल रहा है। और अनुदान से संबंधित तो जो भी होता था वो पंडित राव देखता था। और वाकिया नवीस जो है ये इसका क्या काम होता था, वाकिया नवीस आप मंत्री राजा कह लीजिए, ये दरबार की जो प्रतिदिन की जो कार्यवाही होती थी उसकी सारी खबर जो था वो वाकिया नवीस के द्वारा रखी जाती थी। और राजकीय पत्र विभाग का जो सचिव होता था उसको सरनवीस कहते थे। तो ये सारे आपने धीरे धीरे ध्यान रखने हैं। 2-4 बार हम आगे भी रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपको याद भी रह जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल। तो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था। देखो बंगाल का जो अंतिम स्वतंत्र शासक था वो कौन था, वो था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ऑप्शन सी सही आंसर है। ये बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिराजुद्दौला जो है वो कहाँ का नवाब था। तो सिराजुद्दौला जो है अवध ऑप्शन में दिया होगा तो आप अवध सही आंसर कर आ जाएंगे कि ये अवध का जो है वो नवाब हुआ। और आपने ब्लैक होल ट्रेजडी सुना होगा। ब्लैक होल त्रासदी जिसको कहते हैं, कालकोट की त्रासदी, ये कलकत्ता में हुई थी और 1756 में हुई थी। इसके बारे में क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला जो थे वो अंग्रेज़ों से नाराज़ थे। नाराज़ क्यों थे, नाराज़ होने के पीछे रीज़न ये था कि उनकी अनुमति के बिना जो था वो कलकत्ता में फोर्ट विलियम का निर्माण शुरू किया गया था, इसलिए वो नाराज़ थे यहाँ से। और व्यापारिक एहसानों का भी दुरुपयोग किया जा रहा था, वो तब भी नाराज़ थे। तो नवाब सिराजुद्दौला ने 1756 को 20 जून को कलकत्ता पर कब्जा कर लिया और 140 अंग्रेजी अधिकारियों को बंदी बनाकर एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था। और इसमें से कई का दम घुट गया था और उनकी मौत हो गई थी। और इसी घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा गया, ब्लैक होल त्रासदी कहा गया। तो ये छोटी सी कहानी थी जो ब्लैक होल ट्रेजेडी की थी। सिराजुद्दौला जुड़े हुए थे साथ में, तो ये आप ध्यान रखिएगा 1756 की। और ये इंडिपेंडेंट रूलर थे, बंगाल के लास्ट अवध के ये शासक रहे। ये सारे क्वेश्चन आपने ध्यान रखने हैं। आगे क्वेश्चन में पूछते हैं प्रार्थना समाज वॉज एस्टेब्लाइज्ड बाय, कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। देखो प्रार्थना समाज जो था आपका था, इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग सही आंसर है। इसने स्थापना की प्रार्थना समाज की।
अगर हम देखो बात करें प्रार्थना समाज की, तो देखो प्रार्थना समाज के बारे में आपने ध्यान रखना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। इसके बाद महादेव गोविंद रानाडे और आरजी भटनागर भी जो था वो इसमें शामिल हुए थे। और इसकी जो स्थापना हुई थी प्रार्थना समाज की, इसके प्रेरणा स्रोत कौन रहे थे? प्रेरणा स्रोत रहे थे इसके केशव चंद्र सेन। उनका नाम ज़रूर ध्यान रखना है आपने, केशव चंद्र सेन का। और इसकी स्थापना कब हुई थी? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये बनता है, इसकी स्थापना हुई थी 1867 में। 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, ज्योतिराव फुले भी यहाँ पर दिया गया है। तो ज्योतिराव फुले ने क्या किया था, इनके बारे में भी तो आप कहीं ना कहीं पर पढ़ते हैं। तो ज्योतिराव फुले के बारे में ध्यान रखना है। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिराव फुले ने। और कौन से ईयर में की थी? तो 1872 में ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और राजा राम मोहन राय के बारे में तो आप जानते ही हैं। राजा राम मोहन राय ने जो था वो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए। एमजी रानाडे भी हो गया, ज्योतिराव फुले भी हो गया, आत्माराम पांडुरंग भी हो गया, राजा राम मोहन राय भी हो गया। बस ये ध्यान रख लीजिए। अगला है 128 क्वेश्चन। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एम्ड एट डिवाइडिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम। बोलते हैं हिंदू और मुस्लिम के विभाजन का लक्ष्य निम्न में से किसने रखा था? हिंदू और मुस्लिम के विभाजन का लक्ष्य रखा गया था कॉम्युनल अवार्ड के द्वारा, सांप्रदायिक पुरस्कार के द्वारा। 128 का ऑप्शन बी सही आंसर है। सांप्रदायिक पुरस्कार के द्वारा जो था वो रखा गया था हिंदू मुस्लिम डिवाइड का एम। ये अवार्ड जो था वो बहुत अहम रहा था इनको डिवाइड करने के लिए। 1932 की बात है। 1932 में सांप्रदायिक ये जो कॉम्युनल अवार्ड था, जिसको आप सांप्रदायिक पुरस्कार कह सकते हैं, इसकी घोषणा की गई थी। और सांप्रदायिक पुरस्कार ने अंग्रेजों की जो घोषणा की थी उससे यही एम था कि फूट डालो और राज करो। और बाद में चलकर गांधी जी ने जो था वो अपनी मांगें भी कुछ रखी और 1932 में ही गांधी जी ने जो था वो अमरण अनशन जो था वो शुरू कर दिया था। और फिर बाद में चलकर पूना समझौता हुआ और बड़ी चीज़ें उसके बाद हिस्ट्री में होती रही। पूना पैक्ट यहाँ पर दिया गया है, ये भी आपने ध्यान रखना है कि ये भी 1932 में ही हुआ है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दिया गया है, ये 1935 का एक्ट है। यहाँ पर माउंट बेटन प्लान दिया गया है, तो माउंट बेटन प्लान कौन से ईयर का है ये भी ध्यान रखना है। ये 1947 का है, ये ध्यान रखिए। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन आपने मुझे बताना है, क्रिप्स मिशन आपने सुना है, आपने जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट भी सुना है, तो इन दोनों में से कौन सा पहले आया था? क्रिप्स मिशन पहले आया था या क्विट इंडिया मूवमेंट पहले शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन पहले शुरू हुआ था? ये आप कमेंट करके बता दीजिए, हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको कभी। अगला क्वेश्चन देखिए 172। यहाँ पर क्या बोलते हैं? यहाँ पर बोलते हैं इन 1908 बाल गंगाधर तिलक वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर 6 ईयर एंड वॉज सेंड टू। तो बोलते हैं कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कैद खाने में रखा गया था 6 वर्षों के लिए, और उन्हें कौन सी जेल में भेजा गया था? देखो 1908 में जब बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्षों के लिए जेल में रखा गया था तो उन्हें मंडलीय जेल में भेजा गया था। मंडालय जेल, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, मंडालय। अब आपने क्या ध्यान रखना है यहाँ से, बाल गंगाधर तिलक जो थे इनको क्यों जो था वो गिरफ्तार किया गया था? एक तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो लीडर हाईलाइटेड थे उनको पहले तो गिरफ्तार किया गया। इनमें से बाल गंगाधर तिलक को मंडालय जेल में भेजा गया। और इनके ऊपर आरोप क्या था? इनके ऊपर आरोप था कि इनका जो न्यूज़पेपर है केसरी न्यूज़पेपर, उसके माध्यम से जो है इन्होंने उसमें कुछ देशद्रोही एक्टिविटीज़ जो है वो की हुई है। तो इनके ऊपर राजद्रोह का केस जो था वो चलाया गया था। और बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में आपको पता है, इनको लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। इनके जो फेमस न्यूज़पेपर थे इनके, उनमें जो है आपने ध्यान रखना है कि केसरी न्यूज़पेपर जो है वो बहुत फेमस है। 1908 में इनको जेल हुई थी, 1914 तक ये जेल में रहे थे मांडल्या में, ये बर्मा में स्थित है। तो ये सब आप इनके बारे में बेसिक चीज़ें ध्यान रख लीजिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय द इंडियन मुस्लिम लीग। तो बोलते हैं भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? इंडियन मुस्लिम लीग के द्वारा जो न्यूज़पेपर प्रकाशित किया गया उस न्यूज़पेपर का नाम था स्टार ऑफ इंडिया। तो स्टार ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर आपने ध्यान रखना है कि ये पब्लिश किया गया था किसके द्वारा? इंडियन मुस्लिम लीग के द्वारा।
अगर हम बात करें इंडिया में न्यूज़पेपर्स की, तो पहला न्यूज़पेपर जो पब्लिश हुआ था कोई, वो था बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट तो आपने ध्यान रखना ही रखना है। साथ में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें आपने कौन कौन से ध्यान रखने हैं। उसमें एक तो आपने इंडियन मिरर ध्यान रखना है, 1862 में प्रकाशित हुआ था, कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। प्रकाशन करने वाली पर्सनैलिटी थी NN सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर। एक आपने ये ध्यान रखना है। सोम प्रकाश आपने ध्यान रखना है। सोम प्रकाश 1858 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था और द्वारकानाथ विद्याभूषण इसके प्रकाशक थे। और आपने इसके अलावा हिंदू पेट्रोइट ध्यान रखना है, 1853 में कलकत्ता में हुआ प्रकाशित और गिरीश चंद्रा घोष इसके साथ जुड़े हुए थे। और आपने ध्यान रखना है केसरी न्यूज़पेपर, मराठा न्यूज़पेपर, ये दोनों जो था वो बाल गंगाधर इनके साथ जुड़े हुए थे। आपने ध्यान रखना है इसके अलावा बंदी जीवन नामक न्यूज़पेपर, ये जो बंदी जीवन नामक न्यूज़पेपर था, ये न्यूज़पेपर आपने ध्यान रखना है कि बंगाल में प्रकाशित हुआ और सचिंद्रनाथ सान्याल जो था वो इसके साथ जुड़े हुए थे। और नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर, ये तो जवाहरलाल नेहरू जी के साथ जुड़ा हुआ है। और एनी बेसेंट जो है वो जुड़ी हुई हैं कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर के साथ, न्यू इंडिया न्यूज़पेपर के साथ। उसी तरह महात्मा गांधी की अगर न्यूज़पेपर्स को आप याद रखना चाहते हैं तो उसमें यंग इंडिया आ जाता है, हरिजन आ जाता है, नवजीवन आ जाता है, इंडियन ओपिनियन आ जाता है। तो वो भी आपने गांधी जी के याद रखने हैं न्यूज़पेपर, वो इम्पोर्टेंट हैं। बाकी आपको पता है कि वीडियो के लास्ट में हम कुछ हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन देखते हैं, तो इंग्लिश के क्वेश्चन और हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, द शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ सिगरेट। तो शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ सिगरेट को क्या कहा जाता है? उसको स्टब कहा जाता है। ऑप्शन बी STUB सही आंसर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। साइनोनियम पूछा गया है एनिग्मेटिक का, तो एनिग्मेटिक का साइनोनियम यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि सिमिलर मीनिंग यहाँ पर पूछा गया है। तो 166 का ऑप्शन सी पजलिंग सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। ये होता क्या है एनिग्मेटिक होता है रहस्यपूर्ण हो गया, पेचीदा हो गया, थोड़ा सा अस्पष्ट हो गया। तो पजलिंग को आप इसके साथ लिंक कर सकते हैं। पजलिंग भी यही होता है, थोड़ा सा आप कह लीजिए पजल्ड है, रहस्यपूर्ण है, या फिर आप कह लीजिए पेचीदा है, इस तरह से आप लिंक कर सकते हैं। 167 में फिल इन द ब्लैंक्स है, बोलते हैं द टीचर ऑर्डर्ड कमल टू लीव द रूम एंड डैश हिम टू रिटर्न। तो 167 का होगा द टीचर ऑर्डर्ड कमल टू लीव द रूम एंड, तो 167 में होगा फॉरबिड हिम टू रिटर्न। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 168 में होगा उन्मूलन का संधि विच्छेद। तो उन्मूलन का संधि विच्छेद है उत्त प्लस मूलन। ऑप्शन सी सही आंसर है 168 का। 169 में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द है मार्ग। ऑप्शन डी सही आंसर है, मार्ग इस तरह से लिखा जाता है। सरोज में कौन सा समास है? तो सरोज में कौन सा समास है आपने ध्यान रखना है कि सरोज में तत्पुरुष समास जो है वो आता है। 1670 का ऑप्शन बी सही आंसर है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हिंदी इंग्लिश के। और टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से इस तरह से सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। वहाँ पर आपको प्रीवियस पेपर्स की PDFs मिल जाएंगी, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट PDFs मिल जाएंगी। 23,600 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।